एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, इसमें आप आज आपकी 6वीं क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 5 क्लासें और प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उन सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। आज का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आहार नियोजन क्या है, आपको बताना है। फिर आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, कौन से ऐसे कारक हैं जो आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के सातों भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जा सकें। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि भोजन के 7 भोज्य समूह होते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समूह, पंचम समूह, षष्ठ समूह और सप्तम समूह। ठीक है, ये तो 7 समूहों के बारे में हमने चर्चा कर ली था। तो उन सातों समूहों में से कुछ ना कुछ भोजन हमें इकट्ठा करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेना है और कुछ इस प्रकार से लेना है जिसमें समस्त पौष्टिक तत्व जो है उन भोज्य पदार्थों में उपयुक्त मात्रा में, मतलब जितना हमको चाहिए वो उतने आ जाएँ। ठीक है, इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय और उपलब्ध धन को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप खाने के चक्कर में सब कुछ बिकवा दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो है आवश्यकता, आपके परिवार की क्या आवश्यकता है, समय आपका कैसा चल रहा है, आपके पास कितने धन है, उसी के अनुसार अपने आप भोजन का चयन कीजिए, उसकी योजना बनाइए। ठीक है, अब बात करते हैं उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखकर हम आहार की योजना तैयारी परोसने के द्वारा सदस्यों के भौतिक संतृप्ति कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि उपयुक्त तत्व जो हैं हम उनको अगर ध्यान में रखें तो जो है हम आहार योजना कर सकते हैं, मतलब कि उसका एक शेड्यूल बना सकते हैं, उसका मेनू बना सकते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी कर सकते हैं और परोसने के द्वारा सदस्यों की भौतिक संतृप्ति कर सकते हैं। मतलब कि अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, उनका योजना बना लें, तैयारी कर लें, परोसें अगर अच्छे से, तो उसकी जो भौतिक संतृप्ति होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाती है, मतलब उसकी इच्छा तृप्त हो जाती है। अब बात करते हैं पहले नंबर पॉइंट की। तो यहाँ पे लिखा गया है भोजन ऐसा हो जिसके खाने के 4 से 5 घंटे तक भूख ना लगे। ठीक है, मतलब कह रहा है भोजन करने के बाद आपको ऐसा लगे कि 4 से 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लग रही है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने भोजन भी किया और 2 घंटे बाद फिर पता लगा कि आपको भूख लग रही है। ठीक है, आगे लिखा है भोजन की संतृप्ति मूल्य को आहार के पदार्थ की मात्रा एवं पोषक तत्वों का गुण दोनों ही प्रभावित करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो भोजन की संतृप्ति होती है उसकी पूर्णता जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, संतृप्ति मूल्य को क्या करता है, आहार के पदार्थों की मात्रा, आहार में कौन से पदार्थ किस मात्रा में लिया जाता है, एवं पोषक तत्व के गुण, मतलब उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके कौन कौन से गुण हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, भोजन को आपके प्रभावित करते हैं। बात करें भोजन जिसमें कार्बोज की अधिकता है, कम समय तक आमाशय में ठहरता है। मतलब कह रहे हैं कि जो जिस भोजन में कार्बोज ज़्यादा पाया जाता है, कार्बोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे आमाशय में जो है कम समय तक रुकता है। लेकिन आगे लिखा है जबकि प्रोटीन व वसा युक्त भोजन, ठीक है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो या फिर वसा पाया जाता हो, इस प्रकार के भोजन अधिक देर तक आमाशय में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो है पचने में थोड़ा समय लेता है और ये आमाशय में हमारे ज़्यादा समय तक रुक पाता है। ठीक है, बात करें परंतु अधिक क्या मेरे पास दोस्त यहाँ पे कह रहा है, परंतु अधिक वसा युक्त, जिसमें वसा कुछ ज़्यादा ही पाया जाता हो, भोजन के पाचन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। अगर आप ज़्यादा वसा युक्त भोजन कर लेते हैं तो वो आपके पाचन के लिए सही नहीं होता है। अपच की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अप वसा का पाचन अत्यंत धीरे होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके अंदर अपच की स्थिति उत्पन्न होती है वो तब उपस्थित होती है या फिर स्थिति उत्पन्न होती है जब क्या होता है कि वसा का जो पाचन है, जो वसा का पचने की क्रिया है, वो अत्यंत धीरे, मतलब धीरे धीरे हो रही है। अतः जिस भोजन में वसा व प्रोटीन की अधिकता होती है, ठीक है, जिस भोजन में वसा ज़्यादा पाया जाता हो, प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता हो, अगर आप उन भोजन का आहार करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जिस भोजन में वसा एवं प्रोटीन, वसा या फिर प्रोटीन अधिक होता है, उस भोजन की का संतृप्त मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, उस भोजन का क्या हो जाता है, मैं पहले दोस्त, संतृप्त मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि ये पदार्थ आमाशय में शीघ्र नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो इसका संतृप्त मूल्य अगर आपको बढ़ाना है तो किसी भोजन में वसा और प्रोटीन की अधिकता कर दीजिए। अतः भूख शीघ्र नहीं लगती है। ठीक है, ये कुछ देर तक आपके पेट में बना रहता है। प्रोटीन का रक्त को शर्करा के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्रोटीन का है मेरे प्यारे दोस्त, वो
वो रक्त को शर्करा के स्तर पर, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रभाव आपको देखने को मिलता है तथा वह देर से भी पचता है। कब से मेरे प्यारे दोस्त? पचने में ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। आगे बात करें प्यारे दोस्त तो लिखा है भोजन की संतृप्ति मूल्य उसमें विद्यमान आहार के संगठन पर निर्भर करता है। मतलब कह रहा है कि जो भोजन की संतृप्त मूल्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें विद्यमान आहार के संगठन मतलब आप आहार का किस प्रकार से संगठन करते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है भौतिक संतृप्ति की प्राप्ति के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति को असुविधा या क्लेश या पीड़ा ना हो, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि भोजन का जो है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप भौतिक संतृप्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भोजन कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए कि जिससे आपको मेरे प्यारे दोस्त कोई असुविधा ना झेलनी पड़े, कोई क्लेश ना हो, कोई पीड़ा ना हो, इस प्रकार का होना चाहिए। आगे लिखे हैं अर्थात उस भोजन के सेवन से उसमें पाचन की कठिनाई ना हो, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप भोजन वो कर लेते हैं तो ऐसा ना हो कि आप पचा ही ना पाएँ वो भोजन। अधिक खाने से व्यक्ति में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। कह रहे हैं कि जब आदमी ज़्यादा खाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर क्लेश की उत्पन्नता देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है भोजन हल्का एवं पुष्टिकारक होना चाहिए। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा हल्का होना चाहिए, उसके बाद पुष्टिकारक मतलब हमें पुष्टि प्रदान करे, हमें लगे कि हाँ हमने कुछ खाया है, ठीक है। बात करें प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के अनुसार हो, मतलब कह रहे हैं कि जो सामाजिक प्रथाएं चल रही हैं उसी के अनुसार होना चाहिए। जैसा ऐसा नहीं है कि अब आप मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हैं, इस समय मान लीजिए आपको जो सब्जी नहीं मिल पा रही, मान लीजिए घुइया भी आपको मिल रही है तो आप आराम से घुइया खाइए, ठीक है। कद्दू मिल रहा है तो कद्दू खाइए, जो कुछ भी सब्जी मिल रही है। अब मान लीजिए सब्जी का समय नहीं है, वो सब्जी आपके पास, मान लीजिए मटर का समय नहीं है, अब आप मटर खाना चाहते हो तो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं सदस्यों के परिश्रम के अनुसार हल्का सुस्वाद भोजन होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो सदस्य है वो जिस प्रकार का परिश्रम कर रहा है उसी के अनुसार आपको उसके लिए हल्का भोजन बनवाना चाहिए और सुस्वाद मतलब उसमें स्वाद भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग के बारे में, तो भूख की संवेदना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भूख की संवेदना तथा भूख की अभिलाषा में अंतर होता है। भूख की संवेदना में तथा भोजन की अभिलाषा, सॉरी, भूख की संवेदना ये होती है पहले तो जब आपको खूब भूख लगी हो खूब अच्छे से, तो वो आपकी भूख संवेदना हो जाती है और आपने कुछ भी खा पी रखा है, ठीक है, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आप कहीं जहाँ पर जाकर बैठते हैं और वहाँ पर आपने खाने का जो परोसने का तरीका देखा, वहाँ का जो खाना देखा, उसको देखकर आपके मुँह में पानी आ गया भाई साहब, तो वो आपकी हो जाती है भोजन की अभिलाषा। मतलब आपके अंदर से इच्छा जग गई लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर खा लेंगे, ठीक है। बात करें भूख की संवेदना, एक जैविक तथा प्राण संबंधित मांग एवं लक्ष्य होती है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका ये भूख की संवेदना होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये क्या होती है, एक जैविक होती है और प्राण संबंधित हमारे जीवन से संबंधित लक्ष्य होती है, ठीक है, मांग होती है या लक्ष्य होती है। बात करें भूखे आदमी को, यह संवेदना किसी भी प्रकार के भोजन जो रुचिपूर्ण हो या ना हो। मतलब कह रहा है कि अगर कोई आदमी काफ़ी ज़्यादा भूखा है तो जो उसकी ये संवेदना होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो किसी भी प्रकार के भोजन में रुचि हो, ठीक है। मान लीजिए उसके सामने करेले की सब्जी रख दी गई, अब उसके अंदर जो है भूख हो, वो मतलब वो करेले की सब्जी खाता हो या ना खाता हो, ठीक है, पसंद हो या ना पसंद हो, खाने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आपको भूख अच्छे से लगी है तो आप खाएंगे ही, आपको पसंद हो या ना पसंद हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। बात करें परंतु भोजन की अभिलाषा वह होती है जिसमें भूख की संवेदना की अनुपस्थिति में भी खाने की इच्छा उत्तेजित हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि आपके अंदर भूख तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके अंदर खाने की इच्छा प्रकट हो रही है, आप खाना चाहते हैं किसी भोजन को, उसी को हम कहते हैं भोजन की अभिलाषा, ठीक है। बात करें यह एक चंचल एवं अस्थिर स्थिति है। मतलब कह रहे हैं यह एक चंचल होती है, अस्थिर होती है, क्योंकि ये कभी भी आपको लग सकती है और कोई भी चीज़ देख के आपके मन में मुँह में पानी आ सकता है और आपकी इच्छा कह सकती है कि ये हमें खाना चाहिए, ठीक है। बात करें जो संवेगों व वातावरण के कारकों से प्रभावित होती है, जो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, हमारे इमोशन से और हमारे एटमॉस्फेयर से जो है क्या होती है, प्रभावित होती है। अतः क्रोध, दुख, भय, चिंता या उद्विग्नता से खाने की अभिलाषा मिट जाती है। मतलब कह रहे हैं जब आपके अंदर क्रोध हो, दुख हो, भय हो, चिंता हो या उद्विग्नता पाई जाती हो, तो उस समय आपकी जो खाने की इच्छा होती है वो मर जाती है। यह विधायक संवेगों से उत्तेजित होती है। मतलब कह रहे हैं कि यह जो विधायक होती है मेरे प्यारे दोस्त, ये संवेगों से उत्पन्न होती है तथा नकारात्मक संवेगों से कम हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब आपके अंदर क्या होती है, नकारात्मक संवेदन पाया जाता है, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये इच्छाएं आपकी मर जाती हैं, ठीक है। आगे बात करें तो इनके अतिरिक्त भौतिक वातावरण से भी यह प्रभावित रहती है। मतलब कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अगर आप देखा चाहें तो ये आपके भौतिक वातावरण, ठीक है, जो आपका फिजिकल एटमॉस्फेयर है उससे भी क्या होती हैं, ये प्रभावित होती हैं, जैसे परोसने का ढंग आदि,
ठीक व प्रसन्नतादायक नहीं हो तो खाने की इच्छा मिट जाती है। मतलब कह रहे हैं कि आप किसी के यहाँ खाने गए, अब वहाँ पे जो है वो एकदम आप गए बैठे वहाँ पे और वो आपने देखा जैसे पहुँचे कि वो उसका बच्चा जो है लेटरिन किए हुआ था, उसको अभी जो है मतलब लेटरिन वोटरिन करवा रही थी। अभी जैसे आप बैठे तैसे तुरंत गई, अपना हाथ भी ठीक से नहीं धोया, वैसे पानी से हल्का-फुल्का हाथ धुला, उसके बाद जो है आपके लिए खाना-वाना परोसने लगी, तो आपको क्या लगेगा? खाना चाहिए? नहीं, भूख आपकी मर जाएगी, अरे भाई कौन खाएगा, ठीक है? तो ये बोला है कि परोसने की तरीका जो होता है, आप किस जगह पे बैठे हैं, ये भी आपके लिए तय करता है कि आपकी भूख की इच्छा है या भूख की इच्छा नहीं है, ठीक है? आगे बात करें भोजन की दृष्टि के लिए आकर्षक बनाने के साधनों में रंग योजना प्रमुख है। कह रहे हैं कि अगर आप भोजन को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो उसमें आप रंग योजना प्रमुख मान सकते हैं। रंग योजना का मतलब ये मत लीजिएगा कि जो आपके यहाँ लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग जो है ये आपको जो होली में खेलने के लिए आता है वो मिलाते हैं, ठीक है? मतलब कि हरी सब्जी रख लीजिए, ठीक है? आप पपीता लाल कलर का काट के रख दीजिए, ठीक है? सलाद में जो है प्याज रख दीजिए और क्या बोलते हैं ये अरे जो खीरा वगैरह होता है और उसके बाद गाजर होती है, ठीक है? ये रंग-बिरंगी चीज़ें रख दीजिए, तो ये भोजन को और आकर्षक बनाते हैं, नींबू रख दीजिए। तो रंग योजना ऐसी होनी चाहिए कि आँखों के लिए आनंद एवं शांति देने वाली हो, ठीक है? उसको देखने के बाद आपकी आँखों से जो आप जब उनको देखते हैं तो आपको आनंद आ जाए और आपको शांति मिले कि अरे भाई अब मज़ा आ जाएगा, ठीक है? पर उबने वाली ना हो, मतलब रंग कुछ ऐसा ही रखिए कि जिससे आपको आनंद ही प्राप्त हो, ऐसा ना हो कि आपके अंदर उबन पैदा होने लगे। भोजन में रंगों की विविधता लाने में फल एवं सब्जी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है? कह रहे हैं कि अगर भोजन में आप क्या लाना चाहते हैं, रंग की विविधता लाना चाहते हैं, कई रंग के भोजन तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें आप सब्जी और फल का सहारा ले सकते हैं क्योंकि ये अच्छी भूमिका निभाते हैं। आधुनिक परोसने की सामग्री, तस्तरी, थाली आदि चाहे प्लास्टिक की हो या काँच, चीनी मिट्टी हो या रंग-बिरंगे होते हैं, ठीक है? तथा खाने की मेज़ की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि आपकी जो जिस तस्तरी में आप खाना परसते हैं, चाहे थाली हो, चाहे प्लास्टिक के हों, ठीक है? चाहे काँच के बर्तन हो, चाहे चीनी मिट्टी को हों या फिर रंग-बिरंगे बर्तन हों, ये क्या करते हैं, आपकी जो खाने की मेज़ है, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को रखते हैं, तो वो देखने में अच्छे लगते हैं। खाने की इच्छा को जगाने के लिए बच्चों के खाने में जैसे दूध, फल एवं सब्जियों के रस आदि में रंग मिलाकर, ठीक है? रंग मिलाकर आकर्षक ढंग से परोसा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनके अंदर जो है खाने का इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, खाने को आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, बच्चों में अगर इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए दूध रख दीजिए, फल रख दीजिए, फल या सब्जियों के रस रख दीजिए। जैसे आम का रस रख दीजिए, येलो कलर का देखने में अच्छा लगेगा, या फिर अनार का जूस रख दिए, वो रेड कलर का, वो भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये रंग-बिरंगे टाइप के जो है सारी चीज़ें रख दीजिए, जिससे उनको देखने में मज़ा आए और उनको खाने की इच्छा उनके अंदर पैदा हो, ठीक है? बात करें परंतु भोजन में कृत्रिम रंगों का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। मतलब कह रहे हैं कि कृत्रिम रंग जो ये बनाए जाते हैं होली वगैरह खेलने के लिए, इन चीज़ों का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। बात करें आहार नियोजक को चाहिए कि वह ऐसे भोजन को चुने, ऐसी पाक विधियों को अपनाए, ऐसे आकर्षक ढंग से परोसे कि प्रत्येक व्यंजन एक दूसरे से अलग दिखें। मतलब कह रहा है कि जो आहार नियोजक होता है, जो आहार का नियोजन करता है, जो उस समय खाना बना रहा है, उसको कुछ इस प्रकार के भोजन का चयन करना चाहिए, ठीक है? ऐसा चयन करना चाहिए, या उसके जो पकाने की विधि होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, या उसके जो है परोसने का ढंग कुछ इस अलग से होना चाहिए कि उसमें जितने भी व्यंजक उसने रखे हैं, वो सारे अलग-अलग दिखाई दें, ठीक है? उसमें इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है? एक ही जैसे सारे भोजन ना लगें। आगे बात करते हैं भोजन को ग्रहण करने की इच्छा तथा उत्साह, ठीक है? क्या कह रहा है, भोजन को ग्रहण करने की इच्छा तथा उत्साह आँखों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि आपकी आँख के ऊपर निर्भर करता है कि आपके जो अ, भोजन ग्रहण करने की इच्छा है या आपके अंदर जो भोजन करने का उत्साह है, वो कैसा होगा, ये आपके प्रत्यक्षीकरण, आँख के सामने जिस प्रकार का से भोजन आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आकर्षण भोजन को देखकर खाने की अभिलाषा जागती है, भूख की संवेदनाएँ उत्तेजित होती हैं, पाचक रस स्रावित होने लगता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके पाचन वाले रस होते हैं वो क्या होने लगते हैं, प्रवाहित, मतलब अपने सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है? एक्टिव हो जाते हैं, मुँह में पानी भरने लगता है। ये सारे क्रियाएँ आपको देखने को मिल
मिलती हैं, ठीक है। बात करें यदि भोजन आकर्षक ना हो तो व्यक्ति के द्वारा उसका त्याग हो जाता है। मतलब करें अगर भोजन आकर्षक नहीं है, देखने में बिल्कुल बेकार लग रहा है, तो वो आदमी उस भोजन को बिल्कुल भी नहीं करेगा तथा भूख मर जाती है, ठीक है। बात करें अर्थात भोजन के अनुभव की प्राप्ति के लिए आँखों द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण एक प्रमुख उपक्रम या भूमिका है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें तो आप भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके आँखों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सामने जो है किस प्रकार से भोजन आ रहा है, भोजन कैसा है। ये आप जब आँखों से देखते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। बात करें अपरिचित भोजन के प्रति उदासीनता का स्वभाव स्वाभाविक है। मतलब कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनसे आप परिचित नहीं होते हैं, तो उनके प्रति अगर आपको उदासीनता का भाव देखने को मिलता है तो यह एक स्वाभाविक सी बात है। तथा प्राणियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि भोजन जो कि प्रचलित व अपरिचित है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि क्या है कि ये हमारी जो है प्रवृत्ति होती है, ठीक है। प्राणियों की ये अंतर्जात प्रवृत्ति होती है, अंदर से ही पाई जाने वाली प्रवृत्ति होती है कि भोजन जो कि क्या है प्रचलित है, मतलब चल रहा है, और अपरिचित है, ठीक है। अपरिचित नहीं है, मतलब जो प्रचलित है या फिर अपरिचित नहीं है, आप जिसको जानते भी हैं और लगातार वो सारी चीज़, जैसे आप कहीं पे जाते होंगे खाने के लिए तो पनीर की सब्ज़ी आपके सामने पहले आ जाती है, ठीक है। तो उससे ना तो आप अपरिचित हैं और उसके बाद वो प्रचलित भी है, ठीक है। तो का त्याग कर दें, ठीक है। मतलब उसका क्या कर दें मेरे प्यारे दोस्त, त्याग कर दें। अब बात करते हैं आगे भोजन की बनावट, ठीक है। भोजन की बनावट, तरलता, रंग तथा साधारण विशेषताओं को जानने के लिए तथा निर्धारित करने के लिए एक झलक या क्षणिक दृष्टिपात ही पर्याप्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भोजन की बनावट कैसी हो, उसमें तरलता कैसी हो, रंग कैसा उसमें पाया जाता हो, अगर ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो एक नज़र में जो चीज़ आपको पसंद आ जाए बस समझ लीजिए कि वही चीज़ें आपको सम्मिलित करनी चाहिए, ठीक है। बात करें भोजन की रुक्षता, क्या मैं पाई दोस्त, भोजन की रुक्षता, ठीक है। कड़ापन, रंग में परिवर्तन, मोटा या पतला, घी या वसा की अधिकता, कम पका हुआ भोजन या अधिक पका हुआ या जला हुआ आदि तथ्य दृष्टि से बच नहीं सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ये सारे तथ्य होते हैं ये हमारी आंखों से बच नहीं सकते। आप देख के ही पता लगा लेंगे कि ये मोटी रोटी बनी है, ठीक है, या फिर ये भोजन जल चुका है, या ये दाल जली हुई है, या आप कुछ भी बता सकते हैं, रोटी जली हुई, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखने से ही पता चल सकता है। यदि किसी व्यंजन की तैयारी गत आनंददायक अनुभव से जुड़ी है तो व्यक्ति की भूख की संवेदना व अभिलाषा को जगा देती है। मतलब कह रहे हैं कि जो भोजन की तैयारी की जा रही है वो एक आनंद के साथ की जा रही है, खुशी के साथ की जा रही है। तो खुशी मतलब किसी लड़की से मत लीजिएगा कि अब हमारे गांव में सर कोई खुशी नाम की लड़की ही नहीं, तो खुशी के साथ भोजन की तैयारी कैसे करें। तो वो खुशी नहीं, जो हैप्पीनेस होता है आदमी के अंदर, ठीक है, वो जो होता है उसके साथ आपके अंदर इच्छा हो कि बस अब बढ़िया सा चीज़ की बना के खिलाना है, बस ये आपके अंदर जब पाया जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब आपका भोजन एकदम तगड़ा होने वाला है। और जो भोजन खाने के लिए आया है, जिसके सामने आप भोजन ले जाएंगे, उसकी भूख भी बढ़ जाएगी और उसके खाने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगली हेडिंग की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो हम बात करेंगे अन्य ज्ञानेंद्रियों पर भोजन का प्रभाव, ठीक है। मतलब कह रहे हैं हमारी बहुत सारी ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख को ही छोड़कर उन पे जो है क्या होता है, भोजन का प्रभाव देखने को हमें मिलता है, ठीक है। जैसे बात करें स्वाद के बारे में, तो भोजन का केवल आँखों के लिए ही आकर्षण होना पर्याप्त नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि भोजन जो है आँखों से ही देखकर आपके अंदर आकर्षण पैदा हो जाए, ये केवल पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि स्वाद भी आनंद देने वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसे सुगंध का संबंध स्वाद, ठीक है, सुगंध का संबंध स्वाद, रस, स्पर्श, जैसे गरमाई, ठीक है, ठंडाई आदि के साथ रहता है। मतलब कह रहे हैं कि जो सुगंध का संबंध है मेरे प्यारे दोस्त, उसका स्वाद जो है उसके स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्पर्श के ऊपर, और उसके गरमाई मतलब कि गर्म है या ठंडा है। जैसे आप मान लीजिए किसी खाने, अब कहीं दुकान पे गए, वहाँ पे मान लीजिए गरम गरम समोसा निकल रहा था, आपने देखा, आपके मन में लालच पड़ी, ठीक है। अब आपने सोचा कि खाना, एक मूड बनाया कि चलते हैं। जैसे आप वहाँ पे पहुँचे तो आपके दिमाग में आया, अरे यार अभी खाना खा के आए, कौन खाए, ठीक है। लेकिन अब जब वहाँ पे पहुँचे, अब आपके अंदर जो है एक हल्का-हल्का जो है स्मेल, वो महक आई वहाँ से कि अरे भाई मज़ा आ जाएगा इसको खाने बाद, मुँह में पानी सा जगने लगा, तो अब आप पक्का 2 खा के जाएँगे, ठीक है। अगर वो खुशबू वहाँ से ना आई होती तो आप उसको ना ही खाते। न 90% या 99% ये था कि आप ना खाते, ये आपको लगता कि अरे खा के आए हैं, क्या बाद में खा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी वो खुशबू आई उसने आपके इस चीज़ को 100% कर दिया और आप क्या करेंगे, खा के ही जाएँगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, स्वाद 4 प्रकार का होता है, कड़वा, नमकीन, खट्टा एवं मीठा, ठीक है। बात करें जीभ में विद्यमान
रसेंद्रीय ग्रंथि द्वारा स्वाद का अनुभव होता है। मतलब कह रहे हैं हमारे जो जीभ में विद्यमान रसेंद्रीय ग्रंथि है उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। जब विभिन्न स्वाद युक्त भोज्य पदार्थ तरल रूप में होता है, मतलब कह रहे हैं बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं स्वाद युक्त, ठीक है, वो क्या होते हैं, तरल मतलब कि लिक्विड के रूप में होते हैं, तभी जीभ के कोषों में उत्तेजना उत्पन्न होती है। तभी क्या होती है, हमारे जो जो जीभ की कोष होती है उसमें हमें एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। नमकीन बाद का मूल कारण, ठीक है, नमकीन बाद का मूल कारण भोजन में उपस्थित सोडियम लवण का होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो नमकीन आपको स्वाद देखने को मिलता है ये हमारे सोडियम लवण के कारण, जब हमारे किसी भोज्य पदार्थ में सोडियम लवण देखने को मिलता है, देखने को क्या मिलता है मतलब उसमें पाया जाता है, तभी आपका जो है वो स्वाद कुछ नमकीन टाइप का हो जाता है। बात करें खट्टावाद हाइड्रोजन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, खट्टावाद हाइड्रोजन आयोजन के कारण उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि जो ये खट्टापन होता है ये हम देखें तो हाइड्रोजन का जब आयोजन पाया जाता है तो इसी के कारण हमें स्वाद में जो है खट्टापन देखने को मिलता है। बात करें कार्बनिक यौगिक जैसे शक्कर, ठीक है, सैकरीन और उसके बाद या अन्य रासायनिक पदार्थ के कारण भोज में मिठास की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो इसके कारण जो हमें क्या देखने को मिलती है, भोजन में मिठासपन आ जाता है। बात करें कड़वा स्वाद टैनिन अल्कलाइड, ठीक है, क्या मेरे पास दोस्त, कड़वा स्वाद टैनिन अल्कलाइड, उसके बाद ग्लूकोसाइड, उसके बाद के कारण उत्पन्न होता है। जो कह रहे हैं कड़वा स्वाद होता है ये आपके टैनिन अल्कलाइड या फिर ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, ग्लूकोसाइड्स के कारण क्या होता है, ये कड़वापन आपको देखने को मिलता है। बात करें जब स्वाद के 4 प्रकार भोजन में विद्यमान होते हैं तभी वह आनंददायक होता है। मतलब कह रहे हैं जब भोजन में ये चारों प्रकार के स्वाद मिलते हैं आपको, तभी वो क्या होता है, भोजन वो थोड़ी जगह पे कड़वा, थोड़ा सा खट्टा भी रख दिया गया है, जैसे अचार वगैरह हो गया, ठीक है, कड़वा में दाल या सब्जी में कड़वापन हल्का सा ला दिए, ठीक है। मीठा में आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे मुरब्बा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं भोजन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप यहाँ पे जब पा जाएँगे। परंतु यह ध्यान में रखने की बात है कि मीठा व्यंजन के अंत में परोसा जाता है। जब आदमी भोजन कर ले तो उसके बाद जो है उसको मीठा खिलाना चाहिए। बात करें भोजन के तापमान के बारे में तो यह भी स्वाद को प्रभावित करता है। स्वाद को हमारे जो है तापमान भी प्रभावित करता है। सही तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट ही माना जाता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जो स्वाद का जो सही तापमान आपका होता है वो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का होता है, क्योंकि इससे कम या इससे अधिक, मतलब कह रहे हैं या तो आपको 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान अगर देखने को मिले या 108 डिग्री से अधिक फ़ारेनहाइट का तापमान आपको देखने को मिले, तो तापमान से दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। जब आप उन चीज़ों को खाएंगे तो आपको दर्द का अनुभव होगा तथा सही स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता है, ठीक है। बात करें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मीठे के प्रति सूक्ष्म ग्राहिता अधिक हो जाती है, ठीक है, परंतु नमकीन या कड़वे के प्रति सूक्ष्म ग्राहिता कम हो जाती है तथा खट्टे के प्रति जीभ के अनुभव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं मधुर गंध के बारे में, ठीक है। चर्चा करें मधुर गंध के बारे में प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे लिखा है सुगंधी के अनुभव। क्या मेरे प्यारे दोस्त, सुगंधी के अनुभव के अंतर्गत सुवास भी एक अंश होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो श्वास आप लेते हैं जिसको आप सांस कहते हैं, जो श्वास लेते हैं इसका भी एक अंश होता है जो भोजन के सेवन को स्मरणीय, ठीक है, हर्षजनक एवं मधुर बनाता है। क्या करता है ये, हमारे जब भोजन करने आप बैठते हैं सेवन को स्मरणीय मतलब याद रखने वाला बनाता है, हर्षजनक मतलब आपको खुशी देता है और मधुर बनाता है उसको, ठीक है। बात करते हैं स्वाद की अपेक्षा मधुर गंध का प्रभाव मनुष्य पर शीघ्र पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो है स्वाद की अपेक्षा जो है भोजन की जो खुशबू होती है, जो उसकी गंध होती है, वो मेरे प्यारे दोस्त क्या करती है, आपको ज़्यादा उत्तेजित बनाती है, आपके अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज पैदा करती है कि बस अब खा ही लेना है, ठीक है। बात करें गंध ग्रहण करने का अंग नासिक की गुफा की ऊपरी भाग में स्थित तथा नासिकस्थि के दोनों ओर एक पुराने डाक टिकट, क्या मेरे पास, डाक टिकट के बराबर साइज में उपस्थित रहता है। मतलब कह रहे हैं कि जो हम जहाँ से गंध ग्रहण करते हैं वो हमारे नाक के अंदर जो है ऊपरी परत में पाया जाता है। नासिका स्थित जो होती है कि दोनों के ओर जो है हमारे जो पुराने डाक टिकट होते हैं उसके बराबर, उसके साइज के जो बराबर जो है पाया जाता है। बात करें श्वासोच्छ्वास
के समय गंध नाक तक पहुँचती है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, साँस लेते हैं तो वो आपकी गंध जो है आपके नाक तक पहुँचती है। बात करें तथा विशेष गंधों को नाक तुरंत पहचान लेती है। जो आपकी यूनिक गंध होती है या फिर आप जिनको मतलब आप जब श्वास लेते हैं उसके साथ जब अंदर जाती है तो आप पहचान जाते हैं, अरे भाई एकदम अलग ही लेवल की है। ठीक है, बात करें इसके अतिरिक्त खाते या चबाते समय भी सुगंधी का पता चलता है। ठीक है, मतलब जब आप खाना खाते हैं या चबाते हैं उस समय भी हमें कुछ सुगंध के बारे में पता चलता है। तालू या गले की मांसपेशियों के निरंतर चलने से मुंह में वायु का शीघ्र संचार होने लगता है, जिसकी सहायता से मधुर गंध घ्राणेंद्रिय तक पहुंचती है। मतलब कह रहे हैं कि क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं या जैसे आप खाना खाएंगे तो मुंह बंद करके रखेंगे। अब जब आपका मुंह चलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ जो है हवा बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, अब जो हवा बनती है तो वो भोजन के पूरे स्मेल को, जो उसकी गंध होती है या जिसको आप खुशबू कह सकते हैं, खुशबू को जो है एक साथ अपने मिला लेता है। अब उसके बाद वो सारी चीज़ें अंदर जाती हैं और आपके नाक तक वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इसीलिए जुकाम के समय नासिकिया मार्ग के बंद होने पर सुगंधी का सुंदर अनुभव नहीं हो पाता। कह रहे यही कारण है कि जब क्या होता है कि हमारी जुकाम जब हमें होता है तो हमारा जो नाक का द्वार होता है वो बंद हो जाता है, तो इसके कारण हम किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं ले पाते हैं। अधिक तापमान पर गंध का विशेषकर पता चलता है। जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी गंध के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाती है, क्योंकि सुगंधी कुछ जड़ने, ठीक है, जड़ने वाले पदार्थों से बनी है। किससे बनी है मेरे प्यारे दोस्त? जड़ने वाले पदार्थों से बनी है, जो तापमान के बढ़ने से सक्रिय हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जब तापमान बढ़ता है तो ये अच्छे से सक्रिय हो जाते हैं। बात करें जीभ पर स्पर्श की संवेदना का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जो हमारे जीभ पर स्पर्श होता है जो चीज़ें, उसका भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे काली मिर्च जब हमारे जीभ पे तनिक भी छू जाए तो मज़ा आ जाता है भाई, अरे पूछो ना। सरसों का तेल, ठीक है, लौंग होता है, इनका जब सेवन करते हैं तो इससे हमें जलन का अनुभव होता है। बात करें अधिक ताप के कारण भी दर्द महसूस होता है। जब ताप क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? ज़्यादा हो जाता है, गर्म चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ आप खाते हैं तो आपको दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, बात करें पुदीने के सत से ठंडाई का अनुभव होता है। जब आप पुदीने से बनी कोई चीज़ खाते हैं या पुदीने का रस आप जब अपने जीभ पे रखते हैं तो आपको एक ठंडक सी महसूस होती है। बात करें इसका कारण इंद्रियों का उत्तेजित होना ही है। कह रहे हैं कि जो इसका कारण है वो यही है कि आपकी इंद्रियाँ सारी क्या हैं? उत्तेजित हैं, एक्साइटेड हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सुगंधी के बारे में। बात करें कुछ की सुगंध तीव्र होती है। मतलब कह रहे हैं कि कुछ सुगंध जो होती है वो मेरे दोस्त कैसी होती है? तीव्र होती है, तेज होती है। लहसुन की, प्याज की, सिरका की आदि की तथा अन्य सुगंधियाँ हल्की होती हैं। मतलब कह रहे हैं और भी सारी चीज़ों की जो सुगंध होती है वो हल्की होती है। अगर आप कहीं पे लहसुन छीला जा रहा है तो तुरंत पता चल जाएगा। प्याज है, सिरका, ये सारी चीज़ें दूर से ही आपको समझ में आने लगती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मटर, गाजर, आलू, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको जब आप बहुत पास से या बहुत नज़दीक से सूंघने का प्रयास करेंगे तभी आपको इनके बारे में पता चलेगा। बात करें अतः भोजन के नियोजन के समय यह ध्यान देने की बात है कि पहले हल्की सुगंधी से भरी चीज़ें आएँ तथा तीव्र सुगंधी की वस्तुएँ बाद में परोसी जाएँ। मतलब कह रहे हैं कि क्या हो कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, भोजन का नियोजन जब आप करते हैं उस समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज़ें क्या होती हैं, हल्की सुगंधी वाली होती हैं, उनको पहले रख दिया जाता है, और जो साजी की चीज़ें क्या होती हैं, तीव्र सुगंधी वाली होती हैं, उन वस्तुओं को बाद में परोसी जाए। ठीक है, बात करें कुछ पदार्थ जैसे मक्खन, मलाई तथा अन्य पदार्थों में स्वाद की सुगंधी को बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे मक्खन, मलाई होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे स्वाद या फिर जो सुगंधी होती है, इन दोनों को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कुछ पदार्थों को साथ खाने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप साथ में खाएँ तो क्या होती है? आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे टमाटर के साथ अंडे, ठीक है, गाजर के साथ प्याज, या फिर जायफल के पाउडर के साथ क्या करें? सेव का सेवन करें तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली हेडिंग के बारे में। तो अगली हेडिंग आपकी दी हुई है खाद्य पदार्थों की बनावट का व्यक्ति के पसंद का प्रस्ताव। मतलब कह रहे हैं कि जो पदार्थ का बनावट होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी बनावट का भी जो व्यक्ति के पसंद नापसंद के ऊपर भी उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे देखने को मिलता है? पके हुए अंडों की शक्ल, क्या मैं पैदोस पके हुए अंडों की शक्ल से उसके स्वाद का पता चल जाता है। मतलब जो पका हुआ अंडा है जब आप उसको देखते हैं तो उसके स्वाद का पता चल जाता है। हालांकि हम लोग अंडा खाते नहीं हैं तो हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेकिन जो खाता होगा उसको समझ में आ ही गया होगा। बात करें भोजन नर्म या ठोस हो सकता है। भोजन जो है वो कैसा हो सकता है? नर्म भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, कुरकुरा भी हो सकता है, ठीक है, सीला भी हो सकता है। परंतु कुछ की बनावट आनंददायक हो जा सकती है। जैसे कि क्या मेरे प्यारे दोस्त?
कुरकुरापन, ठीक है? कुरकुरापन, गीलापन आदि। जबकि कुछ निरस होती है, जैसे कि कढ़ी में गाँठें, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि चपाती में सूखापन, ठीक है? लड्डुओं में क्या बोलते हैं चिपचिपापन, ठीक है? ये सारी क्या होती हैं, भोजन की बनावट खाने के आनंद को बढ़ा देती हैं। ये सारी क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें जो है जब आप भोजन को खाने जाते हैं तो उस समय ये आपके आनंद को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। बात करें पालक जितने भी स्वादिष्ट महसूस हो, पर यदि इसमें के बाल के कण विद्यमान हो तो ये क्या हो जाती है मेरे पास दोस्त, डबल रोटी हो या डबल रोटी यदि सूखी हो तो कोई भी उसे खाना पसंद नहीं करेगा। मतलब कह रहे हैं कि आप मान लीजिए कि जो पालक की सब्जी होती है वो कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, ठीक है, पर महसूस क्यों ना होती हो, लेकिन अगर उसमें आपको बाल देखने को मिल जाए तो भाई साहब आपका मन एकदम बेकार सा हो जाएगा। डबल रोटी अगर सूखी है तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। बात करें सलाद सलाद, टोस्ट, बिस्कुट आदि में कुरकुरापन है तब जो हर्षदायक है। मतलब कह रहे हैं कि जो अगर आप बिस्कुट ले लेते हैं या टोस्ट ले लेते हैं तो उसमें अगर आपको कुरकुरापन देखने को मिलता है तो वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपके लिए हर्षदायक, मतलब आपको खाने से आनंद प्राप्त होता है। बात करें मांस आदि से चबाने का आनंद मिलता है। यहाँ पे कह रहे हैं जो मांस होता है अगर आप उसको चबाते हैं तो आपको वहाँ पे आनंद मिलेगा। अच्छी पकी हुई सब्जियाँ, डबल रोटी, मछली, अनाज आदि नर्म होने के कारण रमणीय लगते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो जैसे हल्की पकी सब्जी अगर ले लीजिए, ठीक है, अच्छी अच्छी हल्की कह रहे हैं, अच्छी पकी सब्जी होती है, डबल रोटी होती है, मछली होती है, अनाज होती है, ये सारी चीज़ें जब अच्छे से पके होते हैं तो ये रमणीय मतलब होते हैं, खाने में आनंद आपको प्रदान कर देते हैं। बात करें इसका कास्टर्ड, ठीक है, क्या कास्टर्ड, कढ़ी, खीर आदि मुलायम अच्छे लगते हैं, और जो आपकी खीर होती है, कास्टर्ड कढ़ी होती है, ये सारी चीज़ें आपको मुलायम अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अन्य कारण के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अन्य कारण के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है अन्य कारण, इसमें पहली हेडिंग दी गई है पदार्थों की उपलब्धि। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पदार्थों की उपलब्धि तथा आहार की योजना पर परिवार के संगठन का अभाव। मतलब कह रहे हैं कि जब आहार की उपलब्धि होती है तथा आहार का जब योजना पर जो है परिवार के संगठन का अभाव होता है, मतलब कि वहाँ पे सभी लोग आपस में जब इकट्ठे नहीं होते हैं तब भी आपको खाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। जैसे देखें, बात करें पदार्थों की उपलब्धि गाँव की अपेक्षा शहरों में सरलता से हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं उसकी उपलब्धि आपको गाँव की अपेक्षा शहर में जल्दी से मिल जाएगा। आपको मान लीजिए समय नहीं है फिर भी आप मटर खाना चाहते हैं तो आपको आराम से किसी भी दुकान पे चले जाइए, पनीर वगैरह जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आराम से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है। आगे बात करें, यदि किसी पदार्थ का उत्पादन अधिक है तो उसका दाम भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर कोई पदार्थ जो है उसकी पैदावार ज़्यादा है तो उसका जो है दाम क्या हो जाएगा, रेट कम लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो लिखा है अप्रत्यक्ष रूप से भोजन संबंधित आदतें भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धि का कारण बन जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से भोजन संबंधित आदतें आपकी होती हैं, जो कुछ आपकी आदतें पाई जाती हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके खाद्य पदार्थ की उपलब्धि का कारण बन जाती हैं। गाँव में रसोई वाटिका की सहायता से सब्जी आदि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि रसोई वाटिका के बारे में आप शायद जानते हो या ना जानते हो। जैसे आप देखते होंगे कि जो गाँव में अगर आप रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि घर के आस-पास जो है थोड़ी-सी ज़मीन पे थोड़ा-सा लहसुन, प्याज़, धनिया, ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी जो है मिर्ची, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी-थोड़ी 1-1, 2 पेड़, 2-2 पेड़, 4-4 पेड़, बैंगन वगैरह का पेड़, इन सारी चीज़ों को, कद्दू का भी लगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो लगा दिया जाता है उसी को हम रसोई वाटिका कहते हैं, ठीक है। तो जो वो कह रहे हैं कि रसोई वाटिका की सहायता से जो सब्ज़ी प्राप्त करते हैं, घर में बनाए गए पदार्थ जैसे मक्खन, मीठा, घी, जैम, जेली, फलों के रस आदि बाजार की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। कह रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें बाजार की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं, कम दाम में मिल जाते हैं। परिवार में यदि सदस्यों की संख्या अधिक है तो स्वाभाविक है कि आहार बजट मध्यम या निम्न वर्ग का हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है तो आपका जो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो बजट है आहार संबंधित वो कम हो जाएगा, निम्न वर्ग का हो जाएगा, ठीक है। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि सदस्यों की पोषण संबंधित मांगों की पूर्ति सस्ते भोज्य पदार्थों में भी हो सकती है। मतलब कह रहे हैं कि आपको ध्यान यहाँ पे देना चाहिए कि आप ये मत सोचिए कि आप पैसा लगाकर ही अपने जो है वो पोषण संबंधी मांगे पूरी कर सकते हैं। आप कम दाम में भी उन सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो लिखा है बड़े परिवारों क्या मेरे प्यारे दोस्त
बड़े परिवारों में क्या मेरे प्यारे दोस्त, बड़े परिवारों में आहार पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहे हैं जब परिवार आपका बड़ा हो जाता है तो आपको आहार पे, भोजन पे ज़्यादा व्यय करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। सदस्यों की आयु अधिक यदि कम है तो प्रोटीन व खनिज लवण आदि पर अधिक ध्यान देना हो चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर जो आपके घर के सदस्य हैं उनकी आयु अगर कम है तो आपको उनके ऊपर जो है प्रोटीन या खनिज लवण के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए। आगे बात करें सदस्यों के स्वास्थ्य की स्थिति तथा परिश्रम भी आहार के संगठन को प्रभावित करते हैं। मतलब जो आपके परिवार में जो सदस्य पाए जाते हैं उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, वो परिश्रम किस प्रकार का करते हैं, उस पे भी आपको ध्यान में रख के आपका भोजन का जो है वो संगठन करना चाहिए। बात करें आहार योजना में सम्मिलित किए गए व्यंजक सदस्यों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यंजन सदस्यों की पसंद के होने चाहिए। कह रहे हैं कि जो आहार में व्यंजन रखे गए हैं वो हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं सभी के पसंद के होने चाहिए। ठीक है। आगे बात करें परंपरागत विश्वास, लिखा है कि यहाँ पे भोजन संबंधित आदतों के निर्माण की संस्कृति, पारिवारिक रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बार-बार प्रतिदिन एक ही ढंग के भोजन का सेवन एक गहरा लाक्षणिक संकेत को दर्शाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारे भोजन संबंधित आदतें होती हैं, इनका निर्माण हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, ये जो है इसमें भी ये भूमिका अच्छी निभाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कल या परसों आपके यहाँ पे मान लीजिए पंचमी थी, ठीक है? पंचमी, नाग पंचमी होती है ना, तो वहाँ पे आपके यहाँ अच्छे-अच्छे व्यंजन बने होंगे, ठीक है? तो ये आपके क्या धर्म धर्म जो है प्रभावित कर रहा है, ठीक है? अब आपके यहाँ के रीति-रिवाज मान लीजिए कि क्या है कि वो ये होता है कि सुबह के समय पे रोटी, सब्जी, दाल, चावल सारी चीज़ें बन जाएँ या शाम को रोटी, सब्जी बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सुबह रोटी, सब्जी बन गई, अपना सब लोग ले होकर खाना-वाना जहाँ जिनको जाना था वो गए, ठीक है? दोपहर का भोजन-वोजन, उसके बाद क्या हुआ, शाम को सारे भोजन बन गए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद वगैरह ये सारी चीज़ें रख दी गईं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके रीति-रिवाज भी ये क्या करते हैं, आपकी संस्कृति भी इन सारी चीज़ों को, अब आपकी संस्कृति कैसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भोजन कैसे तैयार करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप उत्तर तरफ में हैं, भारत के उत्तर तरफ में हैं, तो आपको भोजन दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा। अब आप भारत के दक्षिण तरफ में चले जाइए तो वहाँ पे आपको भोजन दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं सदस्यों की पसंद के अनुसार आहार योजना। जो हमारे सदस्य होते हैं उनके पसंद के अनुसार ही हमें आहार योजना करनी चाहिए। आहार योजना में सम्मिलित किए गए भोज्य पदार्थ न केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही करने वाले होने चाहिए, बल्कि सदस्यों द्वारा स्वीकृति व आनंददायक भी होने चाहिए। मतलब कह रहे हैं ऐसा नहीं हो कि आपके शरीर की आवश्यकताएं ही केवल पूरा करें, ऐसे भी होने चाहिए जिनको सारे सदस्य जो है घर के स्वीकार करते हों और वो आनंद भी पहुंचाते हों खाने के बाद, ठीक है। बात करें सदस्यों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति भी आहार के द्वारा होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारे सदस्य हैं उनकी जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ होती हैं उनकी भी पूर्ति हमें आहार के द्वारा करनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें, परंतु यह कोई सरल काम नहीं है। कह रहे हैं कि जो ये काम है ये कोई सरल काम नहीं, बस आपको सुनने में लगता होगा, क्योंकि इच्छा एवं अनिच्छा शुद्ध रूप से व्यक्तिगत होती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो इच्छा और अनिच्छा होती है मेरे प्यारे दोस्त, ये शुद्ध रूप से व्यक्तिगत होती है। हो सकता है इतने वक्त आपको जो है मक्खन खाने को मन कर रहा हो, ठीक है, खाने के साथ में, लेकिन किसी को नहीं खाने मन कर रहा है, क्या करोगे? आपको दाल खाने का, वो भी मूँग की खाने का मन कर रहा है, किसी को नहीं भाई मुझे अरहर की दाल खानी है। तो ये सभी के व्यक्तिगत के ऊपर निर्धारित होती है कि ये जो है किसको क्या खाने में पसंद है, ठीक है? या भोज्य पदार्थ पर ही निर्भर ना रहकर उसको बनाने की विधि को से भी प्रभावित होती है। कह रहे हैं कि ये भोज्य पदार्थ पर ही नहीं होता कि आपने दाल बना दी मूँग की, तो अभी जो जिसको पसंद है वो खाए, जिसको नहीं पसंद है। हो सकता है कि आपके बनाने का तरीका ही अलग हो। आपने मूँग की दाल बनाया, जिसको सरसों कह रहे हैं, अरहर की दाल खाने का मन कर रहा था, वो भी कह रहा है नहीं भाई हम भी मूँग की दाल खाएँगे। तो इस तरीके से आपके बनाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी भी व्यक्ति की भोजन संबंधित पसंदों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है? जो भोजन संबंधित पसंद होती है, वो 4 प्रकार से हो सकती है, जो आपको यहाँ पे नीचे दी गई हैं, ठीक है? देखते हैं पहली क्या है आपकी। पहला दिया गया है कि आहार आँखों के लिए आकर्षक एवं आनंददायक हो। मतलब जो आहार हो आपका, वो आपके आँख को जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता हो देखने के बाद, और वो आपको आनंद भी पहुँचाता हो। दूसरा बताया गया है अन्य ज्ञानेंद्रियों पर अच्छा प्रभाव डालता हो, ठीक है? डालने वाला हो, ऐसा हो कि जो आपके अन्य जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है? उन पे भी अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे स्वाद का ले लीजिए, सुगंध का ले लीजिए, इस पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता हो। शारीरिक संतृप्ति देने वाला हो, जो आपकी शारीर की आवश्यकताएँ होती हैं उसके बारे में उनको पूरा करता हो। आगे बात करें, लिखा है चौथा नंबर, वो लिखा है
परिचित व्यंजन हो, मतलब कि उसने आप उस चीज़ को आपने पहले से खा रखा हो, ठीक है? आप उससे परिचित हों, परंतु उबालने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिसको आप 20 दिन से खा रहे थे वही चीज़ फिर वापस आ गई, ठीक है? तो ऐसा आपका होना चाहिए कुछ। आगे बात करते हैं कि बचपन में माँ के द्वारा बनाए गए व्यंजन बड़े होने पर प्रभावित करते रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो बचपन में माँ द्वारा बनाए जाते थे व्यंजन, अब जब आप बड़े हो गए हैं तो वो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। गृहिणी के लिए यह सबसे कठिन कार्य होता है कि इस उसके द्वारा नियोजित भोजन परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचि के अनुसार हो। मतलब कह रहे हैं कि या जो गृहिणी होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का काम होता है, ठीक है? कि वो क्या करे कि उसके द्वारा जो भी नियोजित भोजन है परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्या क हो, रुचि के अनुसार हो, सभी के इच्छानुसार हो, सभी को वो चीज़ अच्छा लगता हो। उपलब्ध समय व शक्ति के अंतर्गत हो, मतलब जो उसके पास समय है और जितना उसके पास शक्ति है उसके अनुसार वो सारी चीज़ों की पूर्ति कर सके। पौष्टिकता की दृष्टि से पूर्ण हो, मतलब उसमें पौष्टिक तत्व जितने भी चाहिए वो सारे पाए जाते हों। सस्ते से सस्ते दामों पर बनाया गया हो, ठीक है? जितने भी कम दाम लग सकते हैं उतने द कम दाम का वहाँ पे प्रयोग किया गया हो। अब बात करते हैं अगली हेडिंग के बारे में, समय तथा शक्ति की उपलब्धि पर आहार योजना पर प्रभाव। मतलब कह रहे हैं कि आपके समय और जो आपकी क्या मेरे प्यारे दोस्त शक्ति की उपलब्धता पर भी जो है का भी आपके भोजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि आपके पास कितना समय है और आपके पास कितना काम करने की शक्ति है, ठीक है? तो ये भी इसके भोजन के ऊपर आपके भोजन या आहार योजना के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। बात करें आहार की योजना बनाना, आहार की खरीदारी, संग्रह, सफाई व देखभाल, भोजन की तैयारी, परोसना, ठीक है? रसोई घर की सफाई, बची वस्तुओं की देखभाल, ठीक है? देखभाल 1 मिनट कलर चेंज कर लें, ठीक है? देखभाल आदि कार्यों के लिए गृहिणी के समय शक्ति का व्यय होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, कोई भी भोजन का आपको पकाना है तो उसके लिए आप खरीदारी करते हैं, ठीक है? उसकी देखभाल करते हैं, उसको उसकी सजावट, उसके जो है स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है रसोई घर की साफ-सफाई रखते हैं, बची हुई वस्तुओं का देखभाल करते हैं, सारी जो है काम करने में शक्ति लगती है, ठीक है? बात करें निम्न बातों की और ध्यान देने के समय और शक्ति का अनावश्यक व्यय से वह बच सकती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम निम्न बातों का ध्यान दें तो ये क्या कर सकती है मेरे प्यारे दोस्त, अनावश्यक शक्ति जो उसकी शक्तियाँ जो है बेकार में व्यय हो जाती हैं उनसे वो बचा जा सकता है, ठीक है? बात करें समय की व्यवस्थापना उचित तरीके से करें। मतलब कह रहे हैं जो समय की व्यवस्थापना है, मतलब एक श्रेणी बना लें, एक तालिका बना लें, उसमें बता लिख दें सारी चीज़ों को, जैसे कार्यों की सूची बना सकती हैं। उसके लिए पर्याप्त समय का निर्धारण करें, ठीक है? कि कब हमें कौन-सा कार्य करना है। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देकर मतलब कि जो आपके इम्पोर्टेंट काम हैं उनको पहले देख लें। एक जैसे कार्यों को एक साथ करके, मतलब एक जैसे कार्य जो हैं उनको एक साथ कर सकती है। 4 या 5 दिन के लिए एक साथ ही आहार की योजना बनाकर, मतलब कह रहे हैं कि 4 या 5 दिन की जो आहार की योजना है वो साथ ही बना ले। व्यावहारिक लचीली योजना बनाकर कह रहे हैं व्यावहारिक या फिर लचीली लचीली योजना बनाकर प्रतिदिन बाज़ार जाने की आदतें से बच सकती है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि जो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में पहले से ही रख लें तो उसकी खरीदारी एक ही दिन आप कर लें तो 4-5 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। बात करें समय व श्रम बचाओ, ठीक है? मतलब उपकरणों का प्रयोग करके, मतलब कह रहे हैं जो आपके समय को बचाएँ, ठीक है? और आपके श्रम को बचाएँ, वैसे उपकरणों का प्रयोग कर सकती हैं। परिवार के सदस्यों के सहयोग प्राप्त करके, मतलब आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे आप सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। रसोई घर के पदार्थों की उचित व्यवस्था से उनकी जो व्यवस्था उचित से रखें, पता हो आपको कि चीनी कहाँ रखी है, दाल कहाँ रखी है। समय व शक्ति के अपव्यय से बच सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या कर सकती हैं, समय और शक्ति के अपव्यय से जो बेकार का खर्च होता है उससे आप बच सकती हैं। बात करें इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि गृहिणी अपने समय व शक्ति की बचत से शिक्षात्मक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों में भाग ले सकती है। मतलब कह रही है कि जो आपकी गृहिणी है जो घर पे खाना बनाती है वो क्या कर सकती है, अगर यहाँ से समय बचा पाएगी तो वो अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो किसी भी चीज़ को पढ़ सकती है, या आप मनोरंजन करने में इंटरेस्ट है तो सीरियल्स वगैरह आते हैं टीवी में, उन सारी चीज़ों को देख सकती है तथा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं कुंठाजनित थकान से मुक्ति पा सकती है। और जब वो अपनी मनपसंद पुस्तक को पढ़ेगी या मनपसंद सीरियल्स को देखेगी तो उसको जो है थकान से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। बात करें पाक विधियों तथा आहार बजट का आहार नियोजन पर प्रभाव, इसमें बात करें गृहिणी का विभिन्न पाक विधियों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं जो गृहिणी होती है उसका विभिन्न पाक विधि के कैसे किन भोजन को पकाना है इसका ज्ञान होना एक अच्छा जो है क्या होता है, अति आवश्यक हो जाता है। बात करें एक ही प्रकार के भोजन से सदस्यों में एक रसता उत्पन्न हो जा सकती है। मतलब कह रहे हैं कि एक ही प्रकार के जब भोजन आप खाएंगे तो आपके सदस्य जो है उसमें एक रसता पाई जाने लगेगी। उदाहरण के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों को उबालकर
तल कर, ठीक है, भाप से पकाकर तथा भून कर पीस कर, ठीक है, ओवन से पकाकर उनकी बनावट में परिवर्तन लाकर परोसने के से सदस्यों की मनोवैज्ञानिक मांग पूरी हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि क्या होती है, जब आप इन सारी चीज़ों में परिवर्तन कर देते हैं तो जो सदस्य होते हैं उनके परोसने से सदस्य की क्या होती है, मनोवैज्ञानिक मांग पूरी हो जाती है। गेहूं की आटे की रोटी, ठीक है, पराठा, दलिया, डोसा, ठीक है, उसके बाद चीले, और क्या लिखा है, हलवा, लड्डू, ठीक है, फिर शक्कर पारे, नमक पारे, ठीक है, मठरी आदि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो गेहूं के आटे का इतना आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करें, सदस्यों के मन को जिताने के लिए एक ही उपाय है कि सदस्यों के रुचि के अनुसार भोजन में परिवर्तन किए जाए। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप सदस्यों के मन को जीतना चाहते हैं उनके रुचि के अनुसार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है उन सदस्यों के रुचि के अनुसार आपको भोजन में परिवर्तन करते रहने होंगे। चावल खाने वाले प्रदेशों में बेरी-बेरी नामक रोग होने की संभावना अधिक रहती है। केरल में अनाजों के स्थान पर शकरकंद तथा कंदमूल को प्रयोग में लाते हैं। बात करें, अतः उस प्रदेश में बच्चे प्रोटीन की कमी का शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी के शिकार बन जाते हैं। आगे बात करें धार्मिक व्यवस्था के बारे में, तो इसमें देखें, धर्म का भोजन संबंधित आदतों पर हमेशा प्रभाव पड़ रहता है। ठीक है, बात करें उदाहरण के लिए, हिंदुओं में गौ का मांस खाना या मुसलमानों में सुअर का मांस खाना पाप माना जाता है। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार के धार्मिक विश्वास कई शताब्दियों से चले आ रहे हैं, अतः इन्हें बदलना अत्यंत कठिन है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो है क्या बोलते हैं, विश्वास जो है, धार्मिक विश्वास, ये आपके कई शताब्दियों से चले आ रहे हैं। अब इसको आप बदलना चाहें तो आप जो है बदल बिल्कुल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही हमें मान ली गई हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।